हो गया। देखो बच्चों, अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक उसका ठीक उल्टा जी क्या होता है, यानी कंडक्टेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था रेसिस्टिविटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था कप्पा क्या होता है, देन मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। इन पांचों की एसआई यूनिट्स, पांचों के फॉर्मूले, पांचों के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करनी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। एसआई यूनिट्स पे ध्यान देना बच्चों इनके, ठीक। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था इनका वेरिएशन। वेरिएशन किस किस का पढ़ा? वेरिएशन सिर्फ दो लोगों का पढ़ा है बच्चों, एक तो कप्पा का पढ़ा और एक हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी बार बोल देता हूं, मोलर कंडक्टेंस और ये कप्पा, इन दोनों का हमने वेरिएशन पढ़ा था बच्चों, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा था कि वेरिएशन में जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, तो कप्पा की वैल्यू तो डिक्रीज करती है और डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ता है। ये हमने सीखा था, ये और ये। फिर हमने देखा था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का केस, इनके के कप्पा के केस में पढ़ लिया था कि स्ट्रॉन्ग का कैसे घटेगा, वीक का कैसे घटेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे बढ़ेगा, वो हमने इसमें पढ़ लिया। फिर हमने लास्ट क्लास ये डिस्कस किया था कि मोलर कंडक्टेंस का जो ग्राफ है, ग्राफ, इसमें आप एक्स्ट्रापोलेशन करो, एक्स्ट्रापोलेशन, तो आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिल जाएगी। ये हमने पढ़ा था बच्चों। ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि बहुत ज्यादा आप डाइल्यूशन कर चुके हैं और आपका जो है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस रीच कर चुका है, इसके बाद और मोलर कंडक्टेंस आप नहीं बढ़ा सकते। बेसिकली मोलर कंडक्टेंस होता क्या है? एक मोल के द्वारा जो कंडक्टेंस पैदा हो उसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस, सिर्फ एक मोल के द्वारा, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। वॉल्यूम कितना हो, कितना भी हो सकता है, वॉल्यूम सब फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन में मोलर कंडक्टेंस के लिए सिर्फ एक मोल जरूरी बोला गया है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। फिर हमने देखा था कि जब आप इसका वीक का ग्राफ लेते हैं, वीक का, तो उसमें आप एक्स्ट्रापोलेशन करके कोई फायदा नहीं है और आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को नहीं फाइंड कर सकते। ये हमने नोटिस किया था, ठीक। ग्राफ, अगर छोटा सा ग्राफ दिखाने की कोशिश करें, इसका ग्राफ जो था वो कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पे मीट कर जाता था, यही वैल्यू होती थी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा और वैल्यू नहीं आ सकती। और इसके लिए जो ग्राफ हमने देखा था, इसके लिए ग्राफ हम कुछ इस प्रकार से आता है, यानी ये वाली लाइन कभी भी मीट नहीं करेगी, आप कितना इसको एक्स्ट्रापोलेशन कर दो। ये डॉटेड लाइन को हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, ग्राफ को ऐसे खींच के ऊपर ले जाना या खींच के नीचे ले जाना, दोनों को एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था। क्या कोई कंफ्यूजन है या मैं आगे बढ़ूं? नहीं है सर। ठीक है। इसके बाद बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है कुलराश लॉ। ठीक है, बेसिकली उसका बड़ा नाम है कुलराश लॉ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो आप इसको एनसीईआरटी से भी, अच्छा आप लोग एनसीईआरटी पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप हर चैप्टर का बेटा एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक। इंटेक्स और एनसीईआरटी तो मैं कह ही देता हूँ कि इंटेक्स के क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन सर ये आप करो, तो वो तो आप करते ही होगे, नहीं करते तो बेटा आपका लॉस हो रहा है। लेकिन आप एनसीईआरटी रीड भी करो साथ साथ, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी बोल रही है, कहीं अलग अलग बात तो नहीं है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, वगैरह वगैरह, है ना। तो सुनो, खुराश लॉ क्या कहते हैं? खुराश लॉ ने बेसिकली कोई प्रैक्टिकल नहीं करा इसके ऊपर, खुराश लॉ ने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करी इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, है ना, इनकी जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू थी, इस पे इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी और इन्होंने ये पाया और इन्होंने ये बोला हमें कि आपका जो भी मोलर कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस किसी भी कैटायन, किसी भी सॉल्ट का, किसी भी एनायन या एनायन या कैटायन वाले सॉल्ट का, वो डिपेंड करता है उनके खुद के इंडिपेंडेंट पे। एक मिनट रुक जाना, बस मेरे को थोड़ा सा बता लेने दो, फिर मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, इन्होंने कहा कि NaCl का कंडक्टेंस, जब देखो फील करो इस चीज को, ये प्लस की रोड ले ली हमने, ये माइनस की रोड ले ली, यहाँ पे हमने ले लिया आपका Cl माइनस, यहाँ पे हमने ले लिया Na प्लस, ठीक। और यहाँ पे हमने ले ली बैटरी, बल्ब लगा दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये इस तरीके से। ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनना।
Cl माइनस यहाँ पे जाएगा रॉड पे, और रॉड पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। वही इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहाँ पे जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और बल्ब को जलाते हुए जाएंगे। वही दूसरी तरफ प्लस वाला जो है वो माइनस पे जाके चिपकेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे वो Na+ के साथ बैलेंस आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से बल्ब ग्लो करा क्योंकि ये आयंस मूव कर रही है। बोलिए यस और नो। यस यस सर। तो बच्चों जो भी यहाँ पे कंडक्टेंस पैदा हुआ है, जो यहाँ कंडक्टेंस पैदा हुआ है वो बेसिकली Cl- के कंडक्टेंस और Na+ के कंडक्टेंस की वजह से हुआ है। मतलब अगर Na+ ही मूव ना करे, Cl- ही मूव ना करे तो कंडक्टेंस नहीं होगा। तो यही खुराश कहते हैं कि किसी भी सॉल्ट का जो मोलर कंडक्टेंस है वो उनके आयंस की वजह से होता है। अगर वो आयंस का ही कंडक्टेंस ना हो तो सॉल्ट का भी कंडक्टेंस नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस यस सर। सर। यार जो ऊपर एक्सप्रेशन है उसमें मोलर कंडक्टेंस भी लिमिटिंग होनी चाहिए ना? हाँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो जो भी आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है NaCl का, यानी जो मैक्सिमम आप ला सकते हो। अच्छा, ये कब लाओगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप लेकर आओगे। नॉर्मल डाइल्यूशन कर रखा है आपने तो ये वैल्यू आप रीच थोड़ी कर पाओगे, ये वैल्यू आप कभी रीच नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो ये जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है बच्चों, ये डिपेंड करती है इन दोनों के मूवमेंट या इन दोनों के कंडक्टेंस की वजह से, Na+ और Cl- के कंडक्टेंस की वजह से। तो पेपर में पता क्या आएगा? पेपर में आपको कहेगा कि NaCl का मोलर कंडक्टेंस बता दो, ये और ये वैल्यू आपको दे देगा। यकीन नहीं होता आपको, इतना आसान क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इतना आसान आएगा। 100 वैल्यू यहाँ दे देगा, 150 यहाँ दे देगा, दोनों को जोड़ देना, 250 आंसर आ गया। बस इतना ही आंसर आता है, इतना ही क्वेश्चन आता है बस। अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज फोकस करिएगा। ठीक है जी। तो खुराश लोग कहते हैं कि ये जो आयंस है ये इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्टेंस में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब आपने कर दिया है तो ये दोनों इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करेंगे। ना Cl- को Na से कोई मतलब है, ना Na+ को Cl- से कोई मतलब है। ये अपना यहाँ जाके चिपकेगा, ये अपना यहाँ जाके चिपकेगा, मतलब ये इंडिविजुअल कंडक्टेंस दिखाएगा, ये इंडिविजुअल कंडक्टेंस दिखाएगा। तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसमें काफी वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। कहानी ओवरऑल ये है, बाकी जो वर्ड्स कंफ्यूज करें तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, ऑल्दो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि Cl- इंडिपेंडेंट है Na+ से। Cl- को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कौन सा आयन है, तो वहां लिखा होगा नोट्स में इररिस्पेक्टिव टू द आयोनिक नेचर। मतलब Na+ हो चाहे Mg2+ हो चाहे Al3+ हो, यहाँ कोई भी कैटायन हो, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कहानी पे ही लॉ लगता है। जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है तो इस Cl- को इधर के आयन से कोई मतलब नहीं है, ये तो अपना जाएगा कंडक्शन करके। सिमिलरली उल्टा बोल सकते हो कि Na+ को यहाँ वाले आयन से कोई मतलब नहीं है, ये अपना चुपचाप जाके यहाँ पे कंडक्टेंस करता है, यहाँ पे जाके चिपकना चालू कर। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जरा नोटिस करिएगा क्या है और सवाल इसमें, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि मोलर कंडक्टेंस निकाल के दिखाओ MgCl2 का, MgCl2 का, तो नोटिस करिएगा बच्चों, इसकी वैल्यू होगी Mg2 प्लस Cl-। लेकिन बच्चों देखो 2 Cl होंगे ना, तो आप यहाँ पे 2 लगा देना, दैट्स इट। यहीं पे बच्चा फंसता है, बच्चा यहाँ 2 लगाना भूल जाता है, सिर्फ इसकी वैल्यू दी जाती है, वो जोड़ के आ जाता है। लेकिन बेटा 2 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 Cl- बनते हैं। क्या आपको समझ आ गया? यस सर। यस ठीक सर। है। अब मैं यहाँ पे एक सॉल्ट देता हूँ, एक यहाँ सॉल्ट देता हूँ, मुझे बताना क्या क्या नंबर्स आएंगे। ठीक है, देखता हूँ आपको कितना समझ आए। तो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2-। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कोई नंबर लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए। लगेगा सर। इसके आगे लगेगा। आगे सर 2। क्या लगेगा? 2। और 2 इसके लगेगा, आगे 3 लगेगा। 3। दैट्स इट, हो गया बच्चों, इतना ही था बस, इतना ही था बस। खुरास लो, ज्यादा आपको डीप में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी बुक्स देख ली, सब कुछ देख लिया, इतना उसमें ज्यादा है नहीं। हाँ, अगर इसको फील करना है तो आप ऑफलाइन जब चालू होगा मैं इसको फील कराऊंगा कि खुरास के पीछे, ये कहने के पीछे लॉजिक क्या था, पर अभी नहीं, क्योंकि लॉजिक बताते बताते टाइम निकल जाता है और हम मेन मुद्दे पे नहीं आ पाते। जब आप ये चीज सीख ही गए तो मैं क्या करूंगा, लॉजिक बताकर क्या करूंगा, कहानी बना
आपको खुरास लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, डेफिनेशन भी नहीं पूछता पेपर में, आपको बस ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। हाल फिलहाल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ के क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए यस और नो। यस यस सर। सर। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ बच्चों। सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन बेटा यही है कि खुरास से दैट एट इनफिनिट डाइल्यूशन the ions have independent conductance irrespective to their nature of ions they have attached। मतलब भाषा बना के कितना ही लिख सकते हो आप, नोट्स में देख लेना। आपको इसीलिए मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें भी डेफिनेशन मिल जाएगी कहीं ना कहीं, और नोट्स में भी लिखी हुई। ठीक, प्लीज फोकस करिएगा, मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ। अब बच्चों इससे फायदा क्या होगा, इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकाल पाएंगे। मेन मुद्दा तो ये था ना कि वीक का निकालो। सर NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका क्यों हम एक्सपेरिमेंट करें, हम तो एक्सट्रापोलेशन करेंगे ग्राफ का, और ग्राफ को पीछे ले जाके मिला देंगे जहां पे वो मिल रहा होगा। अच्छा ग्राफ जो पीछे मिलेगा वो y एक्सिस पे मिलेगा या x एक्सिस पे मिलेगा मोलर कंडक्टेंस के लिए? y के लिए मोलर कंडक्टेंस अगर आपको निकालना है तो y पे मिलाना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे, अब मैं बनाऊंगा नहीं, ऐसे ऐसे फील करेंगे। तो सर ये क्यों कर रहे हैं, ये तो हम एक्सट्रापोलेशन करके ग्राफ निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए ये सब करना बेकार है। आप तो ग्राफ दे दो, ग्राफ का एक्सट्रापोलेशन कर देना, निकल आएगा। इसका फायदा निकालेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ध्यान से देखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे आप कर सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसका कंडक्टेंस ऐसे लिखने को बोलूं CH3COONA, बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्लीज फोकस करिएगा। सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे है? CH3COO तो आया है वीक एसिड से, दैट इज CH3COOH, और ये आया है NaOH से यानी स्ट्रॉन्ग बेस से। तो एक कंपोनेंट वीक से आया है, एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आया है, तो बेटा ये पूरा का पूरा सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो प्लीज फोकस करिएगा, अगर एक भी कंपोनेंट दोनों में से स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पूरा का पूरा स्कोर स्ट्रॉन्ग। मनन किसको लिख रहे हो आप? मनन सब चैट बॉक्स में पढ़ रहे हैं बेटा, आपने एवरीवन कर दिया, सबने पढ़ लिया आपका मैसेज। कम ऑन यार गाइस, आप लोग पढ़ने आ रहे हो या चैट में? हाँ किसको लिख रहा था वैसे मनन ये मैसेज? कोई अपने आप ही बता दे कि सब मुझे बता रहा था। आदित्य लिखा। मैं था। आदित्य को, आदित्य महेश्वरी को या आदित्य साहिब को? मेरे को क्यों लिखेगा सर? आदित्य महेश्वरी को। क्या कर रहे हो यार, गलती से लिख दिया। कंटिन्यू, कंटिन्यू तो मैं कर ही लूंगा, मैं तो कर ही लूंगा, मेरे तो कोई नुकसान नहीं जा रहा। बच्चे पढ़ रहे हैं, अंकिता पढ़ रही है, अपना जिया इशिका पढ़ रहे हैं, अपना निखिल सूरी कार्तिक वर्मा सब पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? चैटिंग में लिख लिख के मजे ले रहे हो। चलो बेटा मत करो यार, नुकसान अपना क्यों कर। चलो हाँ जी, अच्छा एक चीज और देख के बताओ, मोलर कंडक्टेंस एट HCl का, HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये होगा H के कंडक्टेंस के बराबर और C के कंडक्टेंस के बराबर। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बोलो यस और नो जल्दी। कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये CH3CONA वाला बताना दोबारा। बेटा मैं ये कह रहा था CH3CONA, एक तो ये सॉल्ट है, पहली बात। एसिड बेस और सॉल्ट तीन ही लोग हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों, तीन ही लोग हो सकते हैं, या तो एसिड या तो बेस या तो सॉल्ट। एसिड की पहचान हो गई है, HCl होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा। बेस की क्या पहचान है? NaOH होगा, MgOH होल ट्वाइस होगा, AlOH होल ट्वाइस होगा, मतलब ये बेसिक होंगे OH वाले। ठीक, अब सॉल्ट की पहचान करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो सॉल्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एसिड एक बेस। कैसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस पानी। तो बच्चों ये जो सॉल्ट बना है ये किसी एक एसिड से बना है और किसी एक बेस से बना है। जैसे कि ये देखो ना NaCl, ये सॉल्ट है, किसी एक एसिड से बना है, किसी एक बेस से बना है। तो Na आया होगा NaOH से, Cl आया होगा HCl से, और दोनों एसिड और बेस जो मैंने बोले HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। यहाँ देखो CH3COONA, यहाँ पे जो Na है ये आया होगा NaOH से,
और CH3COO ये आया होगा CH3COH से, यानी एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड तो वीक होता है पर NaOH तो स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोनों में से एक भी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। बोलिए, कर सकते हैं? यस सर। चलिए आगे शुरू करें। यस सर। चलिए अब जरा एक बार नोटिस करिएगा, आपको निकालना है बच्चों ये मोलर कंडक्टेंस एट CH3COOH। प्लीज फोकस करिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, सीधा न्यूमेरिकल पे ले आया मैं आपको सीधा। ये निकालना है आपको, क्या है ये? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और सर ये तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं एक्सट्रापोलेशन करके ग्राफ का, तो हम खुरास से निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना कैसे इसको निकालेंगे। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आपको ये निकालना है। पहले मुझे यस और नो में जवाब दे दो। हाँ या ना? इसका मतलब यही तो नहीं है कि हमें ये निकालना है। यस सर। सर हमें ये निकालना है, ठीक है। किसी प्रकार से अगर मुझे ये वैल्यू पता चल जाए तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा और ये पता चल जाएगा। अब नोटिस करिएगा आपको बुक में क्या दिया, बुक में या क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आपको पता है? क्वेश्चन में कहा जाएगा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl है 100, लेट्स से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। भाई यही तो यूनिट होती है ना मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COONA, ये आपको दे रखा है कितना? लेट्स से 150 मान लेते हैं, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको दे रखा है HCl का मोलर कंडक्टेंस एट HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है लेट्स से 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये दे रखा है बच्चों, और कह रहा है इसका बताओ। तो अगर आपने मेरे से 11th क्लास पढ़ी है तो आपको याद होगा, हम छठे चैप्टर में एक ऐसी चीज करते थे, क्या नाम था उसका? नाम याद नहीं आ रहा। जुगाड़ करते थे, जो मैंने कहा था जुगाड़ करना है, इसको जोड़ो इसको घटाओ, ऊपर वाली चीज आ जाती है। क्या है वो? हाँ सर, हाँ थर्मोडायनेमिक्स। सर बताया। क्या था वो? छठे चैप्टर हैस लॉ। तो अगर आपको हैस लॉ याद है बच्चों, तो डिक्टो हैस लॉ यहाँ कॉपी पेस्ट 250 होगा। क्या बेटा? 250 होगा कहाँ 250 होगा? आंसर। अच्छा आंसर। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा रुको जरा, सब्र करो, तुमने तो एकदम से आंसर फेंक दिया। तो मैं कह रहा हूँ हैस लॉ वाला जो दिमाग था ना बच्चों, वही यहाँ पे चलाना है। मतलब इनको कैसे भी जोड़ घटा करो और ये चीज लेकर आओ। अब जरा नोटिस करना बच्चों, NaCl का दे रखा है, इसका मतलब उन्होंने दे रखा है हमको ये। ध्यान से देखना बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, Na प्लस Cl माइनस दे रखा है 100। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये दे रखा है आपको कुछ इस प्रकार से, CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस है Na प्लस, ये दे रखा है आपको 150, है ना। और ये जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको ये दिया हुआ है H प्लस का वैल्यू और Cl माइनस का वैल्यू 200। बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी को? क्या नो सर। नो कोई सर। डाउट नहीं? तो सर चलिए अब लगाओ थोड़ा दिमाग कि कैसे इन इक्वेशंस को, ध्यान रखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, कैसे इन इक्वेशन को जोड़ू घटा करूं कि मुझे सिर्फ ये चीज बचे लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ सर ये चीज। सेकंड और 3 को ऐड कर दो। सेकंड और 3 को ऐड कर दूं? चलो और ठीक है, फिर ऐड कर देता हूं। फर्स्ट से माइनस कर दूं? नहीं, फिर फर्स्ट की वैल्यू डाल दो। फर्स्ट की वैल्यू डाल दूं? अच्छा वैसे कह रहे हो, ठीक है मैं देखो दिखाता हूं। इसे रब कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं, देखिए बच्चों मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करने जा रहा हूं, इसको और इसको ऐड कर रहा हूं। ऐड, मैं एक मिनट मार्कर में डाल दूंगा। एंजाइटी क्या है? हाँ जी बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, बस खत्म होने वाला है टॉपिक। सेकंड और थर्ड को मैं जोड़ रहा हूँ, सेकंड और थर्ड को लिख रहा हूँ मैं ऐड सेकंड एंड थर्ड।
कैसे लिखूंगा, CH3 COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग H प्लस प्लस Cl माइनस और इज इक्वल टू 150 और 200 को जोड़ के 350। प्लीज बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या किसी स्टेप में? मैंने बस लिख दिया इनको। नो सर। ओके, अब बच्चों मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 यहां लिख रहा हूं, देखो Na प्लस और Cl माइनस इज इक्वल टू 100। बच्चों जब आप इन्हें माइनस करने जाओगे तो ये प्लस का है और ये माइनस आगे लगाऊंगा तो ये माइनस का है, ये कट जाएगा। Na प्लस से ये Na प्लस कट जाएगा। 300 में से 350 में से 100 जाएगा तो 250 बचेगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये कंपोनेंट और सिर्फ ये कंपोनेंट CH3COO माइनस प्लस H प्लस। और इस प्रकार से आप देखें तो आपने ये वैल्यू निकाल दी और यही वैल्यू आपको चाहिए। बताइए कहां पे कंफ्यूजन है? नहीं सर। आसान है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके सेकंड एस्पेक्ट में बढ़ते हैं खुराश लॉ के। चलिए उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये था बच्चों इसका पहला एप्लीकेशन खुराश लॉ का, कि हम इसका खुराश लॉ का ये दिमाग वाला तरीका लगा के हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं। देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने निकाल दिया, जबकि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली नहीं पता चल सकता और ऐसे पता चल जाएगा। इस तरीके से डाटा दिया होगा, बस जोड़ घटा करनी है और काम हो जाएगा। अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में फंसता है, बच्चा कैलकुलेशन में रह जाता है। प्लीज फोकस करिए। देखिए अब यहीं से बच्चों आपको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी मिल जाएगा। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का बच्चों ने नहीं पढ़ा था ना, तो अब जरा देखो उसका प्रूफ भी आ गया। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का हम लेकर आए। देखो मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसको अगर आप डिसोसिएट करोगे तो ये बच्चों कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा डिसोसिएट होगा और फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अपने आयंस के साथ। इक्विलिब्रियम में आ गया। अब मैं आपसे देखो ये लिखता हूं कि टाइम जब 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन लेट इट बी C है, तो इसकी कंसंट्रेशन 0 थी क्योंकि समय शुरुआत अभी करी नहीं है, आपने शुरुआत करी नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन C थी। लेकिन ये दोनों तो बने ही नहीं थे तो इसलिए इनकी 0 रख दी। लेकिन बच्चों जब समय आ जाएगा इक्विलिब्रियम वाला तो इसमें से कुछ माइनस हो गया होगा, तो आप इसको लिखते थे C अल्फा। आराम से बताओ समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर C माइनस अल्फा लिखो, C माइनस C अल्फा मत लिखो? ऐसा भी किसी को डाउट है क्या? बेसिकली बच्चों जो अल्फा लिखते हैं ना वो 1 के लिए होता है, कि जब यहाँ 1 लिखा हो तो 1 में से जो चीज जाती है उसको अल्फा कहते हैं। पर यहाँ 1 में से तो नहीं जा रही है, यहाँ तो C में से जा रही है। तो अगर यहाँ 1 लिखा होता तो मैं अल्फा लिखता, लेकिन यहाँ पे C लिखा है तो बच्चों C अल्फा लिखा जाता है। ये 11th क्लास में सिखाया गया। ठीक, यहाँ से इसको इस तरीके से कर दो ताकि पूरा दिखे। अब यहाँ पे C अल्फा गया है तो बच्चों यहाँ की C अल्फा बनेगा। मैं कहूँ आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख के दिखाओ तो आप कहोगे सर K बराबर होता है सर A प्लस B माइनस और सर प्रोडक्ट हो गया सर रिएक्टेंट नीचे लिख दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब वैल्यू पुट करो, ये रहा C अल्फा और ये रहा नीचे इनका C माइनस C अल्फा। C कॉमन आ जाएगा यहाँ पे नीचे, और बच्चों C से C कटने के बाद K की वैल्यू जो आती है वो आती है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। लो जी, ये मैंने बक्से में बंद कर दिया आपके लिए फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। जी हाँ, इस पे न्यूमेरिकल अब आएगा, 11th क्लास में भी आया था और अब भी आने वाला, तो प्लीज फोकस करिए। अब सवाल उठता है यहाँ पे अल्फा के ऊपर, जरा ध्यान से देखना। अल्फा का बच्चों अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो अल्फा का फिर फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ पे अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। ये मैंने क्या बोला? ये मैंने बोला है ये जो वैल्यू है ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, यानी किसी भी कंसंट्रेशन पे क्या मोलर कंडक्टेंस है, ये वो वैल्यू है। और ये वैल्यू कौन सी है ये तो आप जानते हैं, ये वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
ये इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो वैल्यू है वो, और इसका सॉल्व करके अल्फा आता है, अल्फा यहाँ पुट कर रहा है और फिर के निकलेगा। तो बेफिक्र रहिए, ये वैल्यूज आपको दी जाती हैं, आपको बस यहाँ पुट करना है, पुट करके आपका आंसर आएगा। अब इस फॉर्मूले की मैं फील कराने जाता हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ऑल्दो एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है, ना ही कहीं बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है, पर आपको थोड़ा फील करना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको ये पता है ना कि जब आप डायल्यूशन करते हो, डायल्यूशन इंक्रीज करते हो, तो उस केस में मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगती है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। यस सर। वहीं दूसरी तरफ बच्चों, डायल्यूशन करने से अल्फा की वैल्यू भी तो इंक्रीज करती है। अल्फा मतलब क्या है? आयंस का टूटना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस अल्फा को बोलते हैं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये वैल्यू भी बच्चों इंक्रीज करती है, यानी और आयंस टूटने लगते हैं, और आयंस टूटते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कह रहा हूं, वीक के, भाई ये सारा केस तो वीक का ही है। तो मैं वीक में आपको बता रहा हूं कि बेटा जैसे जैसे डायल्यूशन बढ़ाते हो और आयंस टूटते हैं, और आयंस टूटने का मतलब अल्फा बढ़ता है और मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ता है। अब आप एक बात बताओ, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है? सर 1 के इक्वल हो जाएगी ऑलमोस्ट। 1 के इक्वल हो जाती है। तो जब आपने बहुत सारा डायल्यूशन कर दिया है बच्चों, तो उस केस में जो आप नापेंगे मोलर कंडक्टेंस, उसको आप बोलते हैं ये, और उस केस में बच्चों अल्फा की वैल्यू हो जाती है 1। तो जरा ये इन बातों को रख के जरा यहाँ पुट करके देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने यहाँ मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पुट कर दिया, यहाँ पे आप पुट कर दो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, मतलब आपने डायल्यूशन पुट नहीं करा, अभी आपने डायल्यूशन नहीं करा है। तो जब आपने डायल्यूशन नहीं करा है तो आयंस तो बहुत कम होंगे, और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इसका कुछ वैल्यू होगा, सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको फील कराने जा रहा हूँ। जैसे जैसे आप डायल्यूशन करोगे, ये वैल्यू, जैसे जैसे आप डायल्यूशन करोगे ये वैल्यू बढ़ने लगती है। देखो ये लिखा हुआ, ये वैल्यू बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, सुनना ध्यान से, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। बोलो यस और नो। वो वैल्यू कौन सी होगी? कब होगा ऐसा केस? कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। जब इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा। जब इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ते 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 इसके बराबर हो जाएगी। और ऐसे केस में जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो बेटा जब दोनों वैल्यू ऊपर नीचे सेम होती है तो काट के आंसर क्या आता है? बोलो 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 आती है, और ये लिखा हुआ आपने अल्फा की वैल्यू। तो ये मैंने आपको ऐसे प्रूफ कराने की कोशिश करी कि अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1 कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। और ये बराबर कब होगा? जब ये इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाए। तो जैसे जैसे आप डायल्यूशन करते हो, आप इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, और बढ़ाते बढ़ाते आप एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप इसकी वैल्यू के बराबर आ जाओगे, और फिर दोनों को सॉल्व करो तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि उस टाइम पे 100% डिसोसिएशन हो चुका होगा। नहीं आया फील, कोई बात नहीं है, इसको कुछ नहीं समझना, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं मनन, गलत। मनन कह रहे हैं कि सर ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होगा ना, वीक में तो 100% पहुंचते ही नहीं थे। नहीं बेटा गलत, वीक में इनफाइनाइट डायल्यूशन करने पे आप 100% डिसोसिएट कर पाओगे, ये हमने बता दिया था आपको लास्ट में, आप चेक करो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन मान के चलते हैं हो गया है, कब? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो सर जब 100% डिसोसिएशन हो गया है तो एक्सट्रापोलेशन करके उसका ग्राफ क्यों नहीं मैच हो रहा था? इसका कोई लॉजिक बताएगा? बताओ। जब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे अल्फा 1 हो गया, यानी कि 100% डिसोसिएट हो गया, तब भी हम एक्सट्रापोलेशन करके उसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों? बताएगा कोई बच्चा? क्योंकि अभी भी वो सर क्योंकि जो अट्रैक्शन इंफिनिटी होता है के वो नहीं हुआ, अभी साथ ब्रेक नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी अट्रैक्शन फैक्टर वहां पर है। यहाँ पे 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो आयंस का होना जरूरी है, टूटना जरूरी है, दूसरा फैक्टर है उनका फ्री मूवमेंट। Cl माइनस भागेगा तो Na प्लस पकड़ेगा, Na प्लस भागेगा तो Cl माइनस पकड़ेगा। ये मूवमेंट भी तो फ्री कराना है, तभी तो आप कहोगे कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेट जो भी कंडक्टेंस हो रहा है इनके खुद की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फैक्टर अभी भी मिसिंग था, अट्रैक्शन यहाँ अभी भी हो रहा था, आप उसको खत्म नहीं कर पाए। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अब ओवरऑल कहानी सुन लो क्या है। ओवरऑल कहानी ये है कि बच्चों हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा है
उस सेकंड पार्ट में कुछ जितने फॉर्मूले हैं वो यहाँ लिखने जा रहा हूँ, प्लीज फोकस करिएगा। अभी आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाऊंगा, टुच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल, और जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है वो भी इसके सामने बेकार है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने रेसिस्टेंस देखा, रेसिस्टेंस के बाद हमने देखा जी जिसका फॉर्मूला होता है 1/r। फिर हमने देखा रेसिस्टिविटी जिसका फॉर्मूला होता है आर लेंथ, नहीं आर ए अपॉन लेंथ, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, फिर हमने देखा कप्पा, कप्पा का फॉर्मूला होता है बच्चों G इंटू जी स्टार, जहां पे G स्टार क्या है, G स्टार होता है L/A और G क्या है 1/r। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला जो कि होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में m। फिर बच्चों हमने पढ़ा आपका खुराश लॉ वाला, इंडिपेंडेंट जो है, जैसे लेट्स से MgCl2 ले लो, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा Mg2+ के बराबर, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस यहाँ पे 2 लगाओगे। इसके बाद हमने पढ़ा K की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे K, ये K और ये K अलग है, ये K का मतलब है कप्पा और ये K का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक और वर्ड है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही नाम है। इसके बाद हमने एक और वैल्यू पढ़ी कि अल्फा का वैल्यू होता है ये कुछ इस प्रकार से एट इनफिनिट डायमेंशन। बस बच्चों यही फॉर्मूले आपको पकड़ के चलने हैं, इन्हीं पे सारा पूरा पैटर्न बनाया गया है क्वेश्चंस का। इनकी SI यूनिट्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है मोल्स पर लीटर। अल्फा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, नो यूनिट, क्योंकि ये रेशो है ना, रेशो की कभी यूनिट नहीं होती। ठीक, R की वैल्यू सबको पता है ओम है, G की वैल्यू सबको पता है साइमंस है, रेसिस्टिविटी की सबको पता है ओम पर सेंटीमीटर है, कप्पा की क्या है, कप्पा की थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोलर कंडक्टेंस की थी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दैट्स इट, ये हो गया सारा पार्ट 2 का सारा मैंने इकट्ठा एक साथ कर दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चल रहा हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब लोग फटाफट आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए जल्दी से, और एनसीईआरटी ओपन करके बच्चों खुराश लॉ ढूंढने की कोशिश करिए। उसके नीचे एक सॉल्व्ड एग्जांपल है 3.6 या 3.7, लाइन से 2 हैं, मुझे इतना पता, 2 एग्जांपल हैं। प्लीज मुझे पढ़ के बताइए, मैं समझ आ जाएगा मुझे। इसी टॉपिक पे है, जब आप पढ़ोगे ना इसी टॉपिक पे। मेरे पे बुक नहीं है वरना मैं हाँ बोलो। सर ये तो जो ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट वाला है, तो सर ऐसा तो कोई पॉइंट होता ही नहीं है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। हाँ वीक के लिए तो नहीं होता है, लेकिन ध्यान से सुनो, जैसे CH3COONA वाला है, ध्यान से सुनना, CH3COONA वाला है, उस केस में CH3CO- का तो होगा ना कुछ वैल्यू, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यस सर। काउंट हो रहा है। तो हमने वहां से वो एज्यूम कर लिया कि वहां से वो आ गया। एक्चुअली में क्या है, ये एजम्पशन चल रहा है, हमने उस अट्रैक्शन फैक्टर को तो हटा नहीं पाए। अब अट्रैक्शन फैक्टर को हटा नहीं पाए और वैल्यू भी हमको बतानी है, तो वैल्यू इसको हटाओगे तभी तो पता चलेगी, पर इसको आप हटा नहीं पा रहे हो अट्रैक्शन को। 100% तो तोड़ दिया आपने, लेकिन अट्रैक्शन अभी भी है Na+ और मतलब CH3CO- और H+ के बीच में है ना, अट्रैक्शन अभी भी है। तो आप क्या करो, इस H+ वाले की इंडिविजुअल वैल्यू लेकर आओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और CH3COO- की भी वैल्यू लेकर आओ इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और फिर दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं था प्रैक्टिकली करना, लेकिन कैलकुलेशन करके आप निकाल पाए। ग्राफिकली भी पॉसिबल नहीं था। नहीं आया समझ क्या बोला मैंने? यस सर आ गया। आ गया? मैं इसे एक बार रफ कर देता हूं। बच्चों मिला वो क्वेश्चन? यस सर। कौन सा क्वेश्चन है बता दो। सर एग्जांपल। हाँ एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। सर 3.7 3.8। 3.7 3.8 सॉल्व एग्जाम्पल। बच्चों प्लीज 3.7 3.8 एक बार जाके देखिए, और अभी अभी हमने जो आपको बताया वही वहां पे कर रखा है। रेज योर हैंड कि हाँ सर हम कर लेंगे, या अगर मुझसे करवाना है तो बता दो, मैं अभी कर दूंगा। सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 3.7 3.8। हो सकता है किसी किसी की बुक में अलग अलग हो, नई 2 तरीके की बुक है, तो प्लीज मुझे 3.7 में बता दो कि करना क्या है। मेरे को 3.8 तो याद है, इसमें K निकालना है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है,
इसमें अल्फा भी निकालना है और इसमें मोलर कंडक्टेंस भी निकालना है, तीनों चीज निकालनी है बच्चों इसमें। ये है सर वो 3.8। 3.9 में है। सर वो 3.9 वाला है। तो 3.8 क्या है फिर? 3.8 है NaCl HCl और NaAC का दिया मॉलर गया है। कंडक्टिविटी निकालने सर। ओके ओके, तो जो अभी हमने जुगाड़ किया था ना, हेस्लो वाला जो जुगाड़ किया था वो करना है उस क्वेश्चन में। हाँ हाँ, 3.8 वो 3.8 है। ठीक है, तो 3.7 कौन सा है फिर? फिर 3.7 सर वो पीछे एक टेबल गिवन है उससे मोलर कंडक्टेंस पीछे नहीं नहीं नहीं, ठीक है। 3.7 3.8 हो गया, ये 3.9 है ना, ये 3.9 था। और 3.8 वो वाला है जिसमें आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपना जुगाड़ लगा के निकालते हो। इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है इन लोगों ने, कौन सा दिया हुआ है बताओ, किसका निकालने को बोला इन्होंने? निकालना है HAC का। HAC मतलब ये बच्चों, ये एसीटेट बोलते हैं इसको, CH3CO- एसीटेट। तो इसका निकालना है